जो इस कन्फ्यूजन में है कि यार सीयूईटी देना चाहिए जेई वालों को या नीट वालों को। आईआईटी में एडमिशन चाहिए। इंडिया की यही क्या टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप कॉलेजेस सिर्फ आईआईटीज, एनआईटीज और एम्स ही हैं। कि जो बच्चा जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या सिलेबस अलग है? बोर्ड्स ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैथ्स का लेवल कहाँ तक लेके जाना होता है? सर मैं ये बोलूँगी जो मैथ्स का जो अगर हम सिलेबस वाइज बात करें तो ये वो लोग बोलते हैं क्लास 12 का बोर्ड सिलेबस ही है, लेकिन बोर्ड ने काफ़ी टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के साथ चलते हैं क्या वो कॉमर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं? कॉमर्स तो एक ऐसा वाइड एरिया है जहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। जो बच्चा ह्यूमैनिटीज से आ रहा है उसको माइंडसेट कैसा बनाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज फील करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका सुधांशु सर। मैं ऑलरेडी बहुत बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूं और आज मीडियम पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए। बहुत सारे बच्चों ने जेई मेंस का पेपर दे रखा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रखा है, और बहुत सारे बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों का एक बोल सकते हैं कि बैकअप प्लान होता है, या फिर कुछ मन में डाउट्स होते हैं कि सर अगर ड्रॉप करते हैं या सिलेक्शन नहीं होता है या कुछ और फील्ड में जाना है तो आजकल एक एग्ज़ाम है जो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है हमें। उस एग्ज़ाम का नाम है सीयूईटी। मैंने भी बहुत सुन रखा है, लेकिन हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है और बहुत सारे बच्चों के बहुत कॉमन डाउट्स थे, तो मैंने उनको इकट्ठा करके और आज ये पॉडकास्ट मेनली उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो इस कन्फ्यूज़न में है कि यार सीयूईटी देना चाहिए जेई वालों को या नीट वालों को या 12th क्लास के बच्चे को अगर अगले साल ड्रॉप करना है तो सीयूईटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आज ये सारे जो कन्फ्यूज़न आपके मन में है वो सारे कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, और मेरे साथ मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सीयूईटी में जो एक जनरल टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको हमारे पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए जो बहुत ही रिनाउंड टीचर हैं वरुण गोयल सर, उनके साथ मैं बैठा हूँ इस पॉडकास्ट में ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाएँ। ठीक है ना? तो स्वागत करते हैं वरुण गोयल सर का ताकि हमारी कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर कर पाएँ। हेलो सर। ठीक है। सर जैसा कि मैं बच्चों के बारे में बता रहा था, बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब हम जब भी इंस्टाग्राम खोलें या कहीं व्हाट्सएप खोलें, कहीं भी जहाँ से भी इनको मैसेज मिलता है कि सर सीयूईटी दें या ना दें, क्योंकि अभी ना एक्चुअली क्या होता है कि ये जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, तो कुछ बच्चे चलो ठीक है जो टैलेंटेड है उनका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं या लगता है कि नहीं सर एक बैकअप होना चाहिए, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार हमारे बच्चों को ना मतलब एक ऑप्शन होना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सीयूईटी दें या ना दें। तो मुझे ये बताइए सर पहले तो कि सीयूईटी एग्ज़ाम से क्या मिल सकता है किसी बच्चे को? जो बच्चा साइंस से है या नहीं साइंस से भी नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ से भी है, तो उसको क्या मिल सकता है? यस सर। सर जैसे कि इसको मैं एक बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करना चाहूँगा। जैसे आपने बहुत दो बड़े एग्जामिनेशन का नाम लिया, एक जेई का नाम और नीट का नाम। अगर मैं बात करूँ किसी भी स्टूडेंट से या फिर किसी भी मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स से भी बात करूँगा कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो कौन सा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो सब बोलेंगे जेई का एग्जामिनेशन। अगर मैं बोलूँ कि आपको मेडिकल एम्स में एडमिशन चाहिए तो किसका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, बोलेगा नीट का एग्जामिनेशन। लेकिन बच्चों को अब डाउट आ जाता है कि अगर मैं बोलूँ कि इंडिया की यही क्या मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप कॉलेजेस सिर्फ आईआईटीज, एनआईटीज और एम्स ही हैं, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का, बीएचयू का, आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है आपकी। ठीक है, इससे बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, है ना। जैसे कि डीयू के तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ, नहीं वो मुझे भी बाद में पता चला अपने टाइम पे ना। यस मुझे सर। डीयू के बारे में जब मैं कॉलेज में आया दिल्ली में तो मुझे पता चला डीयू का और स्कोप्स पता चले। लेकिन वही सर जैसे बोलते हैं ना कि हम जब जेई और नीट की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बस एक ही चीज़ पता होती है हमारे हाँ, तो हमें एक ही चीज़ पता होती है, या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th क्लास में बस साइंस ले लिया या ह्यूमैनिटीज़ भी ले ली, बस उनको पता नहीं है। यस तो सर। सर सीयूईटी जैसे जितना मुझे लगता है कि सीयूईटी एग्ज़ाम में किसी बच्चे को आपने बताया यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ से जो अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ होते हैं वो मिलते वो हैं। मिल जाते हैं। ठीक मतलब है। वही है कि अदर देन आईआईटीज, एनआईटीज और आपकी एम्स के अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट फंड करती है जिन यूनिवर्सिटीज़ को, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको सीयूईटी के थ्रू मिलती हैं। इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी धीरे धीरे आ रही हैं। सेंट्रल तो सारी आ गई हैं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं और धीरे धीरे कर करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मतलब अगर मुझे अगर बीएससी इन केमिस्ट्री करना है या बीएससी या बीकॉम ही करना है यस सर। तो मुझे सीयूईटी देना पड़ेगा। सीयूईटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अगर आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी नहीं है,
ठीक है। लेकिन यस कि अगर सेंट्रल मतलब मेन अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि बीएचयू हो गया, बीएचयू तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ से अरे बच्चे बीएससी करना बहुत चाहते ही हैं। हाँ, बीएचयू और ये डीयू भी काफ़ी मतलब यस सर। मैं कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा एनवी करता था उन लोगों से कि यार डीयू वाले बच्चे हैं या बीएचयू वाले, जेएनयू वाले, तो ये सब तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। टॉप इसके अलावा बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी सारी की सारी सारी सीयूटी सारी के अंदर ही हाँ आती हैं। जी, यस सर। और दूसरी चीज़ मुझे एक जाननी थी सर कि जो सीयूटी एग्ज़ाम होता है, ये कितना मतलब एक बार एग्ज़ाम एक तो मैंने सुना है कि ऑनलाइन मोड पे है शायद ये एग्ज़ाम? नहीं सर, ये इस साल से लास्ट दो मतलब ये तीसरा एडिशन है सीयूटी का एग्जामिनेशन का। 2022 2023 में 22 में सबसे पहली बार हुआ, सेकंड टाइम 2023 के अंदर हुआ। 2024 के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा अपग्रेड किया कि ये वाला एग्जामिनेशन इस साल से हाइब्रिड मॉडल पे होगा। मतलब कि आपके ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, मतलब कि जैसे नीट का पेपर होता है और जेई का पेपर जैसे ऑनलाइन पेपर में होता है ना सीबीडी मोड में, वो दोनों मोड में होगा आपका। उसके पीछे मतलब बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं, मतलब कि जिस पेपर के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी तो वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, और जिसमें 1.5 लाख से कम एप्लीकेशंस आएंगी वो आपका सीबीडी मोड में हो जाएगा। तो ये सर सीयूटी एक्चुअली जैसे मैंने एनटीए ही करा था। ये सर, ये सर। ठीक है, तो जो बच्चे मान लो एनटीए से जेईई मेंस भी होता है, एनटीए से नीट भी होता है, तो अगर उनको सीयूटी के बारे में और ज़्यादा जानना हो, ठीक है, तो एक तो हमारा जो चैनल है आप लोगों के थ्रू जान सकते हैं। दूसरा अगर उनको ऑफिशियल वेबसाइट या कुछ हाँ, तो ऐसी उसकी है सर वेबसाइट का नाम exams.nta.ac.in। तो वहाँ पे जाके इन्होंने नया पोर्टल बनाया है, लास्ट ईयर तक दूसरी वेबसाइट थी, इस बार से आप इनका नया पोर्टल बना है exams.nta.ac.in। तो वहाँ पे जाके हर एक चीज़ सारी की सारी डाउट्स उनके क्लियर हो सकते हैं वहाँ पे। ओके। और सर ये चलिए अब मैं थोड़ा पेपर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। अच्छा, ऑनलाइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ऑनलाइन देना ज़्यादा अच्छा होगा या ऑफलाइन? सर देखो, वैसे तो देखा जाए तो बच्चा अगर क्लास 12th के स्टूडेंट की बात करूंगा तो उस वो कंपैटिबल ज़्यादा होता है ऑफलाइन मोड में, है ना। लेकिन यस कि ऑफलाइन मोड अब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं लेते हैं लोग, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एनटीए। वो चाहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम पेपर्स को सीबीडी मोड में करें। तो लेकिन यस कि अब हमारा सीबीडी मोड में वो वाले पेपर्स होंगे जिसमें 1.5 लाख से कम एप्लीकेशंस आएंगी। जैसे कि मैं बोलूँगा जैसे साइंस के मेरे को जहाँ तक लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पेपर तो आप ऑनलाइन मोड में ही होने वाले हैं। अगर कॉमर्स वाला बच्चा देख रहा है तो आपका अकाउंटेंसी में बच्चा थोड़ा सा कम होता है, बीएसटी के बच्चे थोड़े से कम होते हैं, तो वो वाले पेपर्स के अंदर आपके क्या बोलेंगे कि जो पेपर होंगे वो सीबीडी मोड में ही होंगे। अगर आप ऑफलाइन मोड के पेपर की बात करेंगे तो बड़े बड़े पेपर जैसे हैं आपके जनरल टेस्ट का और आपका इंग्लिश का, जिसके अंदर लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो लगभग इंग्लिश के अंदर 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर, ठीक है। और अगर मैं जीटी की बात करूं 6.82 लाख स्टूडेंट्स, मतलब कि लगभग 6.25 लाख बच्चों ने, तो इतना मतलब तादाद में बच्चा पेपर दे रहा। नहीं तो जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे गांव से भी बिलोंग करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जिनको कॉम मतलब सीबीटी टेस्ट देना मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं होते, तो उन्हीं के उनको ही तो मद्देनजर रखे कि जिसमें ज़्यादा बच्चे अपने, एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना ऑफलाइन पेपर में कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना होता। एनटीए उनके आसपास के स्कूल के अंदर ही पेपर को कंडक्ट करा सकती है। वेयर एज अगर मैं सीबीडी मोड की बात करूं तो एक प्रॉपर पूरा का पूरा मॉडल चाहिए, उसके लिए एक कंप्यूटर सेट चाहिए, पूरा का पूरा एक मैं बोलेंगे आपके कैबिन्स होने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है, पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर्स होने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो रूरल एरिया से हमारे बच्चे बिलोंग करते हैं तो उन्हीं को मद्देनजर में रखते हुए आपके हाइब्रिड मॉडल में पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। अच्छा, दूसरा सर मुझे एक दो चीज़ें और पूछने की। एक ना बच्चों का एक बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट ये भी रहता है कि सर ये पेपर में जैसे 3 चीज़ें जहाँ तक मुझे पता है, एक बार पेपर को सर एक्सप्लेन करेंगे? जो सीयूटी का पेपर अगर कोई बच्चा दे रहा है, तो एक्चुअली उसको किस-किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी? लाइक मैंने सुना है कि सब लैंग्वेज भी होता है, जनरल टेस्ट भी होता है जिसके बारे में हमें पता भी चला है। तो क्या-क्या मतलब हो सकता है? एक बार थोड़ा डिटेल में बच्चों को एक्सप्लेन सर कर मैं दें। पूरा डिटेल में बता दूं, देखो आपका 3 पार्ट्स में पूरा पेपर होता है। ये पार्ट 1 होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट, सेकंड पार्ट होता है आपका डोमेन टेस्ट और तीसरा पार्ट होता है आपका जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपके पास 33 लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं तो इंग्लिश, हिंदी, आपकी पंजाबी, असमीज़, मतलब इस तरीके की लैंग्वेजेस जो आपकी बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं। फिर मैं बोलेंगे मदर टंग जिसे बोलते हैं। और जो आपके पास 29 डोमेन्स, लास्ट ईयर तक 27 डोमेन्स होते थे, अब आपके 29 डोमेन्स हो गए हैं। डोमेन्स से ज़्यादा डरने की बात नहीं है। डोमेन्स आपके जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब इस तरीके के आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 29 सब्जेक्ट्स आपके इसमें इंक्लूडेड है। और जनरल टेस्ट के अंदर तो आपका वही है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आपका जीके वाले पार्ट में। तो ये पार्ट्स हैं सर। ओके।
और सर ये जनरल टेस्ट की बुक भी रखी हुई है, तो एक बार मतलब ऐसी मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, इसको देखने से पहले, इसमें तो जैसे जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो यार ये मतलब ये कैसे करेगा, मान लो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब चीजें। सर ये मतलब बेसिकली बहुत मैं बोलूंगा जीके वाले पार्ट्स हैं। मतलब मैं तो एज अ स्टूडेंट बोलूंगा, कल की डेट में बच्चों को कोई ना कोई इंटरव्यूज देने हैं, प्लेसमेंट्स के लिए इंटरव्यूज देने हैं, तो मतलब बहुत बेसिक लेवल पे पेपर आता है आपका, कि जैसे कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, आपका रिजर्व बैंक के आपके गवर्नर कौन है, ठीक है। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे तो आपके सेल्स के बारे में थोड़ी चीजें पूछ लेंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, किसे बोलते हैं, मतलब इस बेसिक लेवल की। मतलब बहुत हाई फाई नहीं, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जैसे इस बुक को पढ़ लिया जाए तो हो हाँ जाएगा। बिल्कुल डन है सर, क्योंकि देखो ना इसको केटर ना जीटी में सभी कर रहे हैं, मतलब साइंस वाला बच्चा भी कर रहा है जिसने सेल को पूरा 2 साल पढ़ा है, 11-12 पूरा पढ़ा है सेल्स, ठीक है। कॉमर्स वाला बच्चा भी पढ़ा है जिसको सेल्स ने 10th के बाद ही छोड़ दिया था उसने, ठीक है। और आर्ट्स वाला बच्चा भी पढ़ रहा है कि जिसने साइंस से बिल्कुल दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है उसका। मतलब ये जो जीटी वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। नहीं डिफिकल्ट नहीं, बस एक बार गो थ्रू होने की जरूरत है बस। और मतलब जो ओवरऑल एग्जाम ही अगर बोला जाए उन बच्चों के लिए जो 2 साल अच्छे से ठीक ठाक उन्होंने पढ़ाई करी है, तो आपके हिसाब से क्या वो सीयूटी कर सकते हैं आराम से क्लियर? ये सर मेरे को लगता है जिन्होंने नीट का और जेई का पेपर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर नॉर्मली जो बोर्ड्स भी अच्छे से करके हाँ, आए, बोर्ड्स साइंस भी। ही अगर अच्छे से बिल्कुल हाँ, देखो ना अगर आप जेई और नीट, तो मैंने एक लेवल अप बोल दिया क्योंकि जेई नीट में आपके कुछ चैप्टर्स आपके या फिर 11th भी पूरी आती है, और सीयूटी के अंदर टोटली 12th है। अच्छा हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सर ने बताया कि भैया सिर्फ और सिर्फ 12th आती सिर्फ है। 12th है, मतलब 11th का है ही नहीं कुछ। नहीं तो बहुत ही सर बच्चों का तो बहुत लोड कम हो जाएगा हाँ इसमें, जी, अगर मुझे बस लगता है। इसमें एक एड ऑन क्या है कि आपके कुछ जो एनसीईआरटीज के डिलीटेड टॉपिक्स है ना, वो एड ऑन है, लेकिन उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को जाके। मैंने फिर से जो आपको वेबसाइट बताई है exams.nt.ac.in पे पूरा सिलेबस आपका डला हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का डला हुआ है, तो उसे जाके प्लीज चेकआउट करो, जरूर चेकआउट करो, और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आप सभी को। अच्छा सर, जीटी के बारे में बातें हो गई, मुझे लगता है कि लैंग्वेज में भी आपने बताया कि कितनी 33 लैंग्वेज। 33 लैंग्वेजेस हैं, और उसके अंदर बेसिकली आपको आती है वोकैबुलरी, ठीक है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपकी ग्रामर पार्ट आता है। तो जीटी में कितने क्वेश्चन होंगे? सर जीटी में आते हैं आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन। अच्छा 10 क्वेश्चन हमें जो डिफिकल्ट लाएंगे वो छोड़ देने हैं, मतलब और ये 60 मिनट्स के अंदर आपको करना है पूरा पेपर। जीटी का पेपर 60 मिनट्स में, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हैं, 50 अटेम्प्ट Attempt करने हैं, 50 questions 10 करने। क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ओके, और वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। हाँ कुछ होते हैं, मतलब मैं बोलूंगा आउट ऑफ 60 क्वेश्चन ना 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है 10 ना अपने क्वेश्चन को, छोड़ने 10 ही, लेकिन वो ये बच्चे को पिक करना आना चाहिए वो। हाँ, तो इसके लिए बहुत लोड लेने की लोड जरूरत लेने नहीं की है। मुझे जरूरत लगता है नहीं है। लोड नहीं लेना है अपने को कि हाँ भाई लोड लेके बैठ गया कि नहीं सर ये तो करना ही करना है। प्रैक्टिस अगर कर ली ना बच्चे ने, वो बच्चा पेपर बहुत अच्छा दे के आएगा, ये चीज गारंटी है। ओके, और लैंग्वेज में भी कितने क्वेश्चंस होंगे? लैंग्वेज में आपके पास 45 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, मतलब उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अच्छा, तो मतलब जीटी में 50 क्वेश्चन करने हैं और लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन करने हैं, 10-10 क्वेश्चन हर एक जगह आपको छोड़ने हैं, वो एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट नहीं करना है। तो एक मेजर खुलासा ये है कि भाई सीयूटी के एग्जाम में जो मेन 2 कंपोनेंट थे जीटी और जो लैंग्वेज है, उसमें 60 क्वेश्चन जीटी के हैं, उसमें से 50 ही करने। और बहुत सर काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, तो ये बता भी रहे हैं कि भाई 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं और इजी भी होते हैं कि आप पता चल जाता है कि यार ये छोड़ना है तो उसको छोड़ सकते हो, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा सर, लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें से 40 करने हैं। यस सर। जीटी में 1 घंटा लगता है, हाँ जी, और इसमें 45 मिनट्स। लैंग्वेज में 45 मिनट्स। तो सर अब डोमेन्स की बात करते हैं। यस सर। तो डोमेन्स, मैं बच्चे को सोचता हूँ कि जो क्लास 12th का बच्चा है ना, वो सीयूटी के अंदर डोमेन्स सोच के ना डर जाता है। हाँ, कि डोमेन्स है क्या? वो बच्चे ना, मुझे ये मैसेज बार बार आ रहा है कि सर हम ले क्या उसमें। हाँ। मतलब मान लो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है, या मैथ्स वाला बायो है, ये है, तो सर हम कैसे चूज करें डोमेन? यस सर। तो सर वो चूज करने के लिए आपको ना रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के साइट पे जाना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी की साइट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, exams.nta.ac.in पे सिलेबस के पोर्टल के बिल्कुल एग्जैक्टली साइड में लिख दिया हुआ है आपको यूनिवर्सिटीज का साइट। जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, बीएचयू है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सेग्रीगेट कर रखा है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी, स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी, और हर एक यूनिवर्सिटी को सेग्रीगेट कर रखा है। तो उनकी वेबसाइट पे जाना है आपको, सिलेबस देखना है कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। तो आप सभी को सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पे बताऊं एक शब्द के अंदर, क्योंकि देखो हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है सर, तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर बच्चे ने ले लिया तो सारी की सारी सॉर्टेड हो जाएंगी। आप लोग एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और एक जीटी ले लो। अब 3 डोमेन्स कौन सी हैं आपकी, जो आपने क्लास 12th के अंदर दी थी, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूंगा कि आपको अपना ऑप्शन है ना जो, उसको और थोड़ा वाइडर करना है ना, तो एक लैंग्वेज 4 डोमेन्स ले लो।
और एक जीटी ले लो, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर आप लोग एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन। नहीं, थैंक यू सर, आपने बहुत मतलब बच्चों का मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चे ना बार-बार जैसे बोर्ड से फ्री हुए हैं, जैसे जेईई मेंस का, तो बहुत ज़्यादा बच्चे ना इस पे कन्फ्यूजन था। तो एक लैंग्वेज और एक 4 जीटी डोमेन्स और एक और जीटी। 4 डोमेन्स, ठीक है। और 4 डोमेन्स में मेनली वो जो आपने 12th क्लास में 12th में पढ़े हैं पढ़ा या आपको फिर उसके ऊपर लगेगी हाँ। आपको फ्यूचर में और उसको बस यूज़ ये करना। कोई यूनिवर्सिटी को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांग लेती है, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को वो चौथे डोमेन में लगा लो, नहीं 3 डोमेन्स तो आपके क्लास 12th के ही होने चाहिए। तो अच्छा सर, अब थोड़ा-सा डोमेन्स पे आ जाते हैं। और डोमेन्स में मुझे लगता है कि सर आपसे डिस्कस करते हुए पता चला कि कोई 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं। मान लो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है? कि केमिस्ट्री मान लो उसका लेना है, तो केमिस्ट्री कैसा होता है उनका जो सीयूईटी का अगर हम बात करें? अच्छा देखो, मैं केमिस्ट्री में थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि मेरा हाथ उसमें थोड़ा-सा तंग है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे सीयूईटी चैनल के ऊपर या फिर सीयूईटी के बहुत सारे बैचेस के अंदर और एनसीईआरटी पे भी बहुत सारे बैचेस ले रही हैं मैम, शौर्य ग्रोवर मैम, उनको मैं बुलाना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के अंदर। वो सारे के सारे डाउट्स बच्चों को क्लियर करेंगे। थैंक यू सुधांशु सर, थैंक यू वरुण सर, मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट का एक हिस्सा बनाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भी सीयूईटी एस्पायरेंट्स को हम गाइड कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। और अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी, बहुत सारे बच्चे कितने कन्फ्यूजन्स में बैठे हैं भी मैम, पढ़ तो रहे हैं पर पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, नहीं, सेम पैटर्न होता है नहीं होता है, वही main वही तो वही ये मेनली है। जो हम लोग सर से भी डिस्कस कर रहे थे, जो डोमेन्स में हमारा केमिस्ट्री आता है। जी तो केमिस्ट्री डोमेन में मैम मुझे ये जानना था कि जो बच्चा जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या सिलेबस अलग है? सर सिलेबस जैसे कि अभी आपने देखा होगा बोर्ड्स ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो पिछले साल का सिलेबस था वो सेम एज इट इज सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, चाहे मैं सॉलिड स्टेट लूँ, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर लूँ, पी ब्लॉक चैप्टर हम कंसिडर करें, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सभी चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। इस साल के अभी जो जी 2024 का पेपर होगा उसमें? बिल्कुल सर, उसमें इंक्लूड होंगे, कुछ भी कट नहीं हुआ अच्छा, है। ये एग्जाम एनटीए ले रहा है फिर भी सिलेबस फिर पुराना? भी हाँ, अरे भाई भाई देख लेना, बहुत अलर्ट मोड पे रहना, ठीक है? क्योंकि और इसी वजह से मैं ये ऐड करना ये चाहूँगा हाँ सर सर, कि बच्चे को ना डाउट नहीं रखना, exams.nt.ac.in पे जाके खुद से भी चेक करो और विश्वास मान लो इस चीज़ का, क्योंकि बच्चों को ना क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है नहीं कभी-कभार। नहीं, मैम तो काफी बैचेज में पढ़ा रही है मुझे। जी बिल्कुल और सर। मैम ये बताओ, जो सीयूटी का लेवल है, एक तो मुझे पता चला है कि 11th उसमें नहीं आता, सिर्फ 12th का ही आता है। यस तो जो बच्चे जिन बच्चों का 11th खराब है उनको टेंशन नहीं है, 12th कर सकते। और एक सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल। लेकिन जो पेपर होगा वो कैसा होगा? जेईई से डिफिकल्ट, नीट से डिफिकल्ट, कैसा रहता सर है? पेपर मॉडरेट लेवल का होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, हम कहेंगे इजी और हार्ड के बीच का होता है। मतलब कि जो टॉपिक बिल्कुल ही कंसेप्चुअल है, ठीक है, थ्योरी वाला सेगमेंट है, वहां से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे को एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है। तभी हम बैचेस में, अब जैसे चैप्टर्स डिलीटेड हैं, आप सरफेस जानते हैं, बिल्कुल ही थ्योरी वाला चैप्टर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में इमेजिनेटरी चैप्टर है, इमेजिन करना पड़ेगा। तो इन चैप्टर्स पे अगर बच्चे ने एक बार कमांड कर ली, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली वो लगा सकता है। मतलब उसको एक डर होता है भी कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, लेंदी पेपर हाँ, होगा, वही हाँ वो हिसाब बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट उसको अपने कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखनी है, एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, एग्जाम्पलर को फॉलो करना है। उसके अलावा उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक सर यही है, बस उसके लिए जो हम क्लास में करवा रहे हैं दैट इज मोर देन एनफ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, जो बैचेस में आप लोग करा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, हम बुक्स जो यहाँ पे फॉलो करते हैं सीयूईटी के, तो सभी फैकल्टीज ने खुद से डिजाइन किए हैं बुक्स, उसमें सभी पीवाईक्यूज असाइन किए गए हैं। अभी जैसे पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए थे वो हम सारे क्लास में करा देते ताकि उसको दिक्कत ही ना आए पेपर में। तो मतलब मैम एक चीज़ और जाननी थी मुझे, केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, एक तो सिलेबस जो पुराना वाला था, पुरानी वाली वही है। एनसीईआरटी फॉलो करनी है, जी एक तो मेजर अपडेट ये है। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल आजकल जो हमने देखा एनटीए ने एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐड किया, ये सब भी एडेड है? सर बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ भी ऐसा नहीं है भी इन डेप्थ आपसे पूछा जाएगा, मतलब हाँ, लेकिन उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब लेकिन एक स्टूडेंट को होता है जो नीट और जेईई का एस्पायरेंट है, उसको वो लगता है सीयूईटी एग्जाम इज टोटली डिफरेंट एग्जाम। उनके लिए एग्जाम बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि उन्होंने उस लेवल का ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, तो उनके लिए इट नहीं, लेकिन इज अगर वेरी जो इजी। जो बच्चा 12th से बोर्ड्स पढ़ के आया है, जो मान लो बोर्ड्स सिर्फ पढ़ के आया एनसीईआरटी पढ़ के आया कि हम्म, मतलब मैम मैं जेईई नहीं कर पाया या जी। बैकलॉग हो गया, छूट गया मेरे जेईई की उनके लिए सर प्रिपरेशन, मैं बोलूंगी नीट की प्रिपरेशन ये छूट तो गई। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब okay. एटलीस्ट आपका अगर नीट जेईई में नहीं हो रहा है
तो आप ये तो एस्पायर कर रहे हो भी मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, ये बहुत मैटर करता है, मतलब DU से एडमिशन, DU में जाना, BHU में जाना, तो उसके लिए सिंपल है, आप अपनी NCERT को गो थ्रू करो प्रॉपरली। बैक क्वेश्चंस जो आपको लगता है भी हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपके कैलकुलेटिव पार्ट जल्दी सॉर्ट होगा। दूसरा, इनऑर्गेनिक तो पूरा NCERT आई विल से भी उससे बाहर नहीं आने वाला है, उसी को फॉलो किया जाए। वाइल इन ऑर्गेनिक आप फ्लो चार्ट्स कंसिडर करो, सो दैट इज मोर देन अनफ। बोर्ड्स वाले बच्चे के लिए बोर्ड्स के सिलेबस के अलावा 6 चैप्टर्स ही हैं एक्स्ट्रा, जिसे उसे फॉलो करना है, जो कट हो गए थे सिर्फ उस पे ही फोकस करना है, रेस्ट तो उसने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है। और अभी एग्जाम भी मुझे लगता है लेट ही है, तो आराम से सर नीट cover और होगा। जेई एडवांस देने के बाद भी मुझे लगता है बिल्कुल सर, जेई मेंस के बाद मिल जाएगा टाइम। हाँ सर, अभी बाकी हम अगर आप चैनल देखेंगे CUET वाला चैनल भी, तो उस पे हम बैक ऑन बैक कोई ना कोई सीरीज निकाल रहे हैं, जैसे PYQ सीरीज है, उससे पहले हमारे और भी जैसे सीरीज चल रही थी, सफल बैच चल रहा था, तो सब कोर्सेज ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और ऐप पर भी मिल रहे हैं, तो 1-on-1 आते ही जा रहे हैं। तो ये नहीं है भी लेट हो गए, ऐसा कोई हिसाब है ही नहीं। आप जब ज्वाइन करोगे टीचर आपको उस अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करवाएगा, भी तुम्हारा सब काम हो जाए। हाँ, मतलब सर से भी अभी ये यस सर, मैं बेसिकली वही मैं बात करना चाहूंगा कि इस समय लेट हुआ ही नहीं है कोई बच्चा, एग्जैक्टली। क्योंकि 95% जनता ना, ये स्टूडेंट जो है ना, CUT की पढ़ाई अभी ही शुरू करेंगे, और जो देखना जो रैंकर्स होंगे ना, जो परसेंटाइलर्स होंगे, वो इसी समय पे जब हम उनका इंटरव्यूज ले रहे होंगे ना, वो खुद ही बोलेंगे कि बोर्ड्स के बाद वो CUT के लिए बिल्कुल तैयारी करिए। लेकिन इस समय बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाना है, ये नहीं कि इस समय भी थोड़ा सा मक्कारी से चल रही है। इस समय अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, देखो थोड़ी बहुत ही तुम्हारी फाउंडेशन है ही, क्लास 12 तुम पढ़ के आई ही हो, बस उसी के ऊपर थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना है हमारे को, कि हाँ बस और काम कर देना काम। सर बेस्ट चीज मुझे ये लगती है, यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है, लाइक यू आर गेटिंग 50 क्वेश्चंस, जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये तो बहुत ही इजी तरीका है, ये भी नहीं है अभी कंपल्शन है आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करना है। अच्छा, केमिस्ट्री में भी 50 बिल्कुल में से 40 अटेम्प्ट करने हैं इन 45 मिनट्स। ओके 45 मिनट। जैसे सर ने अभी उसका बताया था, इंग्लिश का बताया था, हमें लैंग्वेज में बताया था ना कि आपने 50 ये में से सर डोमेन्स में देखो, मैं आपको बताता हूँ, लैंग्वेज का और डोमेन्स का पूरा फंडा सेम ही है। 50 क्वेश्चन में से 40 अटेम्प्ट करने 45 मिनट्स के अंदर। लेकिन कुछ कुछ डोमेन्स हैं, जैसे कि आपके 5-6 डोमेन्स है, जैसे कि मैथ्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, मतलब जिसमें कैलकुलेशंस होती है ना, उसमें क्वेश्चंस आपको 40 ही अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 50, लेकिन उसमें आपका 45 मिनट्स की जगह 60 मिनट्स आ जाएगा आपका, टाइमर बढ़ जाता है। टाइमर Okay, बढ़ जाएगा। मतलब बच्चों को आराम से कर सकते हैं कुछ ऐसा बहुत बस Exactly. कैलकुलेटिव पार्ट वाला पार्ट, हाँ। वो वाला, जैसे मैथ्स में कैलकुलेशंस होती लेकिन हैं। अच्छी बात क्या है CUT में कि छोड़ने का ऑप्शन भी है, अगर हाँ। आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट कोई पेपर है या बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन लग रहा है, तो आप छोड़ सकते हो टाइम उसमें कोई- टेकिंग जहाँ पे लग रहा है आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे आराम से जा सकते और यही तो चीज है सर कि क्वेश्चंस को कौन सा मतलब देख भापना आना चाहिए हो। क्वेश्चन एग्जैक्टली। कि उसमें ये नहीं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठे, तुमने 30 सेकंड या 40 सेकंड खराब कर दिया, तुम्हें तब लग रहा है यार ये तो बहुत बिल्कुल। कैलकुलेटिव निकल नहीं, गया। लेकिन चलो मैं बच्चों के रिस्पेक्ट में बात करूं कि अभी अगर मैं अभी से पढ़ना चालू करूं कि मतलब मुझे सिर्फ बोर्ड्स मैंने ठीक ठाक किया है, मतलब बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ा, सब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, तो अभी से टाइम है सर मैं सफिशिएंट। कहती हूँ अगर बोर्ड्स में भी अच्छा नहीं किया तो भी बहुत टाइम है। अच्छा, इसमें बोर्ड्स के एग्जाम मैटर कर देंगे, मतलब मार्क्स मैटर करते हैं? सर देखो, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, उनके अंदर बिल्कुल क्लियर शॉट है कि आपको CUT के अंदर मार्क्स लेके आने हैं। बोर्ड्स का आपका 1% भी मतलब क्राइटेरिया नहीं, मतलब वेटेज भी नहीं है उनका। जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी सेंटर, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, AMU, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने साफ बोला कि हर एक कोर्स के अंदर आपका बोर्ड्स का 1% भी वेटेज नहीं है। CUT संभाल लो, आपका जीवन संभल जाएगा। यार ये तो हमारे टाइम नहीं था, वही मतलब ना सर, ये मतलब तो किसी को लगता है अभी 90% नहीं बन पाए तो घबराना ही नहीं है भाई, उस बेसिस पे एडमिशन है ही नहीं। एग्जैक्टली। नहीं, आपका मैं एडमिशन ही वही- CUT के बेसिस पे मुझे है। मैं अपने टाइम पे मुझे लगता था कि जैसे 95% आए तो आप DU में जा पाओगे, हम्म, और इस कारण मतलब बहुत सारे लोग होते जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे सब होते हैं, बहुत वो हाई फाइट जाती ही, हाँ थी वही सर। स्टेट बोर्ड के बच्चे हाँ। फाइट ही नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई। सुन लो, अपने पास तुम्हारे पास ना मतलब बोर्ड्स के कोई मार्क्स मैटर नहीं कर रहे, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कहीं भी बोर्ड्स के मार्क्स नहीं मैटर कर रहे, तो जिस भी स्टेट बोर्ड से आ रहे हो बस ये 2 महीने इन सारे मेंटर्स की बात मान लो भाई, और CUT के पीछे लग जाओ। क्योंकि जहां तक मुझे पता चल रहा है, GT का हो गया, चाहे केमिस्ट्री का ही हम लोग मैम से डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, तो मुझे लगता है कि CUT का पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल है। अगर बच्चा ठीक ठाक फाइट करे तो हमारे बिल्कुल चैनल्स को और सर। इन सबको फॉलो करे हाँ, तो बिल्कुल आराम सही से है। कर सकता सर है। वही है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बच्चा सोचे कि मेरे को 12वीं की मेरे को नॉलेज बहुत अच्छी है तो मैं उसे टैकल कर लूंगा। देखो 12th का पेपर का पैटर्न डिफरेंट है, वो आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है एग्जैक्टली। और यहाँ का ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब इस यहाँ पे पैटर्न चेंज है, तो अप्रोच डिफरेंट है दोनों पेपरों की। तो मतलब आपको थोड़ा सा माननी पड़ेंगी चीजें, समझनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। और लेकिन हो जाएगा, डुएबल है ये।
सर इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगी, पिछली बार जब हम बाद में एग्जाम के बाद इंटरव्यू लेने गए थे स्टूडेंट्स का, आफ्टर एग्जाम गए थे, तो जब स्टूडेंट्स आ रहे थे तो वो यही सीधा डायरेक्टली बोल रहे थे मैम आता सब था, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। बस मेन यही है, मतलब दे नो हाउ टू डू क्वेश्चन, सब कुछ पता है कैसे करना है, लेकिन वो टाइम में कैसे आपको सॉर्ट करना है, तो वो एक गेम है पूरी इस मतलब सीयूईटी तो के उसके एग्जाम लिए हम की। लोग कुछ टेस्ट प्लान करते सर हैं कैसे? पूरी चीजें हैं हमारी ऐप के ऊपर। अभी से हमने मॉक टेस्ट लाइव कर दिए हैं कि बच्चे वहां पे जाके चेकआउट करें। अभी क्लास 12th का पढ़ाई करके आए हो, अपना नॉलेज टेस्ट करो। मतलब एक मैं बोलूंगा आई ओपनर हो जाता है बच्चे के लिए, कि बच्चे को लगेगा कि मैं तो पेपर तो बहुत आसान है और मार्क्स आ रहे उसके बेचारे के 200 में से 50 मार्क्स, तो उसको आई ओपनर हो जाएगा ना, पेपर तो आता था मुझे लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट मॉक में अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करेगा, मतलब कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और अच्छे से काम करेगा। वो सारी चीज़ों के लिए हम हैं ही। सीयूटी वाला चैनल के ऊपर हम, जैसे मैम ने बताया, बैक टू बैक आपकी सीरीज आ रही हैं, ऐप के ऊपर बैचेस बहुत सारे हैं। तो और इसके बाद हम लोगों ने फुल फ्लेजेडली अप्रैल से लेके आपका मई तक ना बहुत सारी चीजें प्लान आउट कर रकी हैं, पूरे चैनल के ऊपर भी और ऐप के ऊपर भी। बहुत सरप्राइजेस है। बहुत सरप्राइजेस हैं आप सभी के लिए। तो आप लोगों को बस पढ़ाई करनी है, हाथ पकड़ लो हमारा। पीडब्ल्यू का जैसे बोर्ड्स करा दिए, जेई करा दिया, नीट भी करा रहे हैं और सीयूटी भी करा देंगे। बिल्कुल सर, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारने, सीधा सीधा जैसे पीडब्ल्यू में जेई के लिए आते थे, नीट के लिए आते थे, सीधा सीधा पहुंच जाओ बिल्कुल सीयूटी सर। के लिए। और मुझे लगता है बस अभी सब कुछ प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी, वो तो मिलकर आप लोग कराओगे ना? करवाएंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल। आप टीचर्स कराती हो, मतलब बच्चों को टेंशन नहीं लेना है। Yes, ठीक sir. है। और जो ये डाउट था कि केमिस्ट्री का लेवल ऊपर होगा या फिजिक्स का लेवल ऊपर होगा, मुझे लगता है मैम ऐसा ही फिजिक्स और उसके लिए भी होगा। बिल्कुल सर, सेम सेम इस तरीके से फिजिक्स में भी है। अच्छा, ओके। और हम लोग जो केमिस्ट्री में ही बात कर रहे थे, तो केमिस्ट्री में एक तो 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है समराइज कर सकता हूँ। केमिस्ट्री में जो 12th का ही पूछना है, दूसरा जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं वो वो भी अभी हैं। नहीं हटाए, इस साल नहीं हटे, हाँ हो जी। सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर आगे चेंजेस आए तो सर जो बच्चे we अभी cannot say प्रिपेयर that. कर रहे हैं वो बोर्ड्स के अलावा 6 चैप्टर्स मैम ने बोला। एक बार मैम चैप्टर्स का नाम बता दो बच्चों सर के लिए। सॉलिड स्टेट चैप्टर हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, एंड देन वी हैव मेटलर्जी चैप्टर, उसके बाद पी ब्लॉक हो गया हमारे पास, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर चैप्टर हो ओके, गया। तो ये सब इंक्लूडेड है। अच्छा, ये चैप्टर्स बच्चों को करने पड़ेंगे। और ये हमारे पास जो बुक्स रखी हैं इसमें ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे? बिल्कुल है सर, अच्छा, ये विद क्वेश्चंस है। विद क्वेश्चंस हैं, जी। मतलब काफी है, लेक्चर्स प्लस हाँ, बुक्स मोर मोर देन देन एनफ सर। और इसमें एक सेगमेंट आप ये भी देखेंगे, पीवाईक्यूज का अलग से दे दिया है भी। आप पहले आप पढ़ के आ रहे हो क्लास में, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एंड देन जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे गो थ्रू हो जाओ भी तुम उस लेवल के लिए प्रिपेयर हुए या नहीं, तो एक एनालिसिस हो जाता है स्टूडेंट के पास। ओके। नहीं मैम, थैंक यू मैम, आपने हमारा इतना सारा डाउट क्लियर किया। मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत सारा डाउट था कि जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पता नहीं सीयूटी होगा या नहीं। ये एक मिथ है, मुझे यहाँ तक इन लोगों से बात करके पता चल रहा है कि एक मिथ है। मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है सर, कि जो बच्चा जेई नीट के लिए हल्का फुल्का भी प्रिपेयर किया है वो सीयूटी आराम से CUT के लिए क्लियर कर आराम सकता से है। कर सकता है, बट एक प्रॉपर गाइडेंस है। हाँ। मतलब ये है कि तो बहुत उसके लिए आप लंबा लोग नहीं। हो ना हाँ, उसके लिए 2 महीने की Exactly. अच्छी से गाइडेंस ले लोगे ना तो डेफिनेटली पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। हमारे चैनल पे वो सीयूटी वाला पे ही सब कुछ मिल Yes, जाएगा। sir, सब कुछ मिल रहा है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू you, सो ma'am. मच सर, थैंक यू। मुझे केमिस्ट्री का तो क्लियर हो गया सारा का सारा कन्फ्यूजन। सॉरी मैम ने सिलेबस भी बता दिया, जीटी का आपने बता ही Yes, दिया, लैंग्वेज का भी पता चल गया कि क्वेश्चंस कितने करने। अब मेरे मन में ना एक डाउट है, जो बच्चे जेई वाले होते हैं ना, अभी ना सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, तो मैथ्स के लिए क्या ऑप्शंस है अपने पास? मतलब मैथ्स किसी बच्चे को अगर अच्छा करना है कम टाइम में, तो उसके लिए क्या हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, या किससे मतलब आपसे या किससे सजेशन ले सकते हैं मैथ्स के लिए? सर देखो, मैथ्स तो एज इन मेरा थोड़ा सा उसमें हार्ड टाइट है, ठीक है, 11th-12th की मैथ्स के लिए, जेई का और सीयूटी की मैथ्स के लिए। तो उसके लिए हम लोग हमारे जो सीयूटी वाला चैनल के ऊपर वेल रिनाउंड मैथ्स टीचर पढ़ा रही हैं, दीक्षा शर्मा मैम, उनको बुलाते हैं, उनसे सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं मैम। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया ब्रॉडकास्ट के लिए। तो क्या कंसर्न्स हैं सर मैथ्स को लेके? आप मुझसे बिल्कुल पूछिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक्चुअली मैम ना जैसे बच्चे जो जेई नीट या बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे अभी शौर्या मैम से डिस्कशन भी हो रहा था, केमिस्ट्री में तो सिर्फ 12th की केमिस्ट्री आती है, और जो सिलेबस है वो एनटीए ने जो अभी जेई और नीट के लिए रखा था वो थोड़ा मिसमैच हो रहा था केमिस्ट्री में, तो वो हमें कन्फ्यूजन था। मैम ने हमें काफ़ी हेल्प करी। हमें दूसरा ये जानना था कि जो बच्चा जेई के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, या जिसने मान लो कोई अदर स्ट्रीम में भी मैथ्स ले रखा है, तो उसको किस लेवल तक लेके जाना है? मतलब अगर मान लो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का भी मैथ्स लेके बैठा है, या मुझे लगता है कॉमर्स में भी मैथ्स लेके लोग हैं, तो उनको मैथ्स का लेवल कहाँ तक लेके जाना होता है? लाइक एनसीईआरटी या उससे ऊपर या उससे बहुत ज़्यादा ऊपर? सर मैं ये बोलूँगी जो मैथ्स का, जो अगर हम सिलेबस वाइज बात करें तो ये वो लोग बोलते हैं क्लास 12th का बोर्ड सिलेबस ही है, लेकिन बोर्ड ने काफ़ी टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं, तो अब डिलीटेड टॉपिक भी सीयूईटी पूछता है।
फॉर एग्जांपल जैसे हम फंक्शंस की बात करें तो इन्वर्स उन्होंने डिलीट कर रखा है, कंपोजिट फंक्शंस को इन्वर्स कर रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को भी डिलीट किया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक सीयूईटी पूछता है। तो जो बच्चे अगर न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो उनको ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, डिलीटेड टॉपिक को भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बच्चों से यही यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तो डिलीटेड टॉपिक को स्किप करते हुए जा रहे थे। अब ये चैलेंज आ रहा है कि जो उन्होंने डिलीटेड टॉपिक को स्किप किया था लेकिन सीयूईटी तो पूछेगा, तो यहाँ पर जो जितना टाइम बचा है तो बच्चों को मैथ्स में इंपॉर्टेंट है कि उन डिलीटेड टॉपिक पे फोकस करें, बिकॉज काफ़ी अच्छे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। रोल्स थ्योरम को हटा दिया गया था जो सीयूईटी पूछती है सर। तो बच्चों को इस टाइम पे उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर लेवल वाइज बात करें सर तो एनसीईआरटी से बहुत ऊपर है, सीयूईटी का लेवल एनसीईआरटी के लेवल का बराबर नहीं है, और जे मेन से हल्का सा नीचे, डिफरेंस है, बहुत ही थिन लेयर है सर। तो स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जे मेंस करनी चाहिए, मतलब उस लेवल को टच करने की नीड है अगर आपको फुल फ्लेज रेडी होके जाना है। अगर जैसे आपने मुझे आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, अब उसने तो जे मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन की नहीं है, तो वो फॉलो करे एनसीईआरटी को, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी को नहीं। अगर बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी को भी फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसके अच्छे परसेंटाइल, अच्छे कॉलेज तक पहुंचने के चांसेस बनते हैं। मतलब मुझे लगता है यहाँ पे भी बच्चों का सिलेबस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। जो बच्चे देख रहे हैं भाई ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैम ने बहुत ज़्यादा अच्छा अपडेट बताया कि भाई डिलीटेड टॉपिक्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक तो सर ने बताया एग्जाम्स की उसके लिए कि सर वो साइट्स पे जाके आप सिलेबस भी देख लीजिएगा। 2024 में वो सारे डिलीटेड पोर्शंस भी पूछे जाएंगे। तो जो लोग बोर्ड्स दे के आए हैं, थोड़ा सा जो मैम ने बोला, और हम लोग शायद अपने बैचेज में पढ़ा भी रहे होंगे। यस सर, यूट्यूब पे सीरीज चल रही, सीयूईटी वाला पे भी काफ़ी सीरीज चल रही है, कंटिन्यू सीरीज चल रही है। हमने उसमें डिलीटेड टॉपिक सारे कवर किए कि स्टूडेंट्स को क्लियरली रहे कि सिलेबस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो बच्चे वहाँ जाएंगे तो उनको सिलेबस पूरा कंप्लीट पता चलेगा, पूरा कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है, काफ़ी सीरीज चल रही है। लेकिन मैम मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है कि बच्चा अगर मान लो डर गया कि अरे यार मैम तो मैं तो एनसीईआरटी भी मैथ्स, मतलब मोस्टली लोगों का मैं मतलब मेरे पास पीसीएम भी थी, उसमें सबसे बेकार अगर मेरा सब्जेक्ट था तो मैथ्स था, तो उसमें बच्चों को डर रहता है। तो नहीं सर, डर उनके लिए मतलब अभी जो टाइम है वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट है, डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, मतलब ऑफिशियली बताओ आप सफिशिएंट, क्योंकि मुझे हाँ ऐसा ना हो बच्चा बोले अरे नहीं टाइम सफिशिएंट है अपने पास। बहुत टाइम है बेटा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको रखना है, डिलीटेड टॉपिक पे थोड़ा फोकस करना है। घबराने की जरूरत, बहुत हार्ड भी नहीं आता है, बिकॉज आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन ही करने हैं। यानी कि आपके पास ऑप्शनल हैं, अगर मान लो कोई टॉपिक आपको दिक्कत रही है तो वो आप 10 क्वेश्चंस आप रिमूव कर सकते हो, ऑप्शंस हैं आपके पास। तो 50 में 40 करने हैं, तो इसलिए इस लेवल में सीयूईटी को इजी बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली वो चीज़ हो सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लगा सकते हैं, और थोड़ा सा डिलीटेड टॉपिक पे फोकस करना है। जो आपके लिए बहुत सारी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, वहाँ से उनको बहुत इजीली हो जाए। अगर वो ये फॉलो कर लेते हैं सर तो उनको कोई चैलेंज नहीं, कहीं सर्च करने की नीड ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। नहीं, जैसे बच्चों को ना मैथ्स का जैसे ही नाम आता है वो बच्चे बोलते हैं जेई मेंस का, मतलब एक तो सीयूईटी का नाम ऐसे कर रखा है ना कि अरे जेई मेंस के लिए उस पे आता है, लेवल पे आता है। तो जहाँ तक आप बता रहे हो कि 50 में से 40 ही करने, Yes, sir. और 40 में मुझे लगता है कि मॉडरेट और वो मिला ले तो आराम से हो जाएगा। हाँ, बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक बच्चा टच कर ले। तो मतलब Example मुझे, मैं एज ए स्टूडेंट आपसे बात करूं कि मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो आपके लेक्चर्स करने पड़ेंगे, और यहाँ पर बुक्स रखी हैं। हाँ, इन maths बुक्स की। को इसमें काफ़ी अच्छे से कंटेंट दिया, क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है सर। इसमें पीवाईक्यूज भी हैं 2022 के भी एंड 23 के भी, बिकॉज 2023 के पीवाईक्यूज कहीं अवेलेबल नहीं है। जब मैं भी पर्सनली सर्च करती हूँ कहीं अवेलेबल नहीं होते। तो इन बुक्स में ना काफ़ी अच्छे से ना पहले तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दे रखा है, कंटेंट वाइज भी अच्छा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक्स दे रखे हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज 2022 का अलग दे रखे हैं, 2023 का अलग दे रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो मेरे हिसाब से तो बच्चा वो लेक्चर्स देखे और एक क्वेश्चन बैंक कर ले, चिल होके पेपर देगा, कोई टेंशन वाली बात। तो आर्ट्स और वो वाले भी कर सकते हैं कोई ऐसा? बिल्कुल सही है सर। सर जैसे मैम ने बताया ना, जो सीयूटी का गेम है ना, वो ना ऑप्शंस पे बहुत है। मतलब कि जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन वो छोड़ के भी आ जाए तो उसके बाद तब भी वो पूरे के पूरे मार्क्स लाने के काबिल है वो। और हर एक क्वेश्चन में नहीं मानता कि मतलब 40 के 40 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आसान भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी होंगे। तो बस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को टाइम वेस्ट नहीं करना। आसान क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट्स में मैम की क्लासेस हैं ही, बुक्स हैं ही, हर चीज़ तुम्हारे पास है ही, स्टूडेंट्स के पास है ही। बस उसको फॉलो करना है थोड़ा सा टाइम के लिए। 2 महीने ही तो हैं। आप मतलब मैं बोलूँगा जो जेई का बच्चा है, जो नीट का बच्चा है, वो 2-2 साल 4-4 साल पढ़ाई करता है, और यहाँ पे 2 महीने को अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो डेफिनेटली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर तुम्हारा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जेई स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो लेने की जरूरत है, बिकॉज बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस बच्चों को यहाँ पे टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
Yes, पॉइंट ma'am. इज दैट बिकॉज टाइम बहुत लिमिट होता है, 50 में 40 कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने बस- हैं बस selection जो बहुत टाइम ज्यादा सेव important कर पाए, बिकॉज मैथ्स में अगर बच्चे ने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो मॉक टेस्ट के थ्रू बच्चा दे सकता है, जो काफी मॉक टेस्ट की सीरीज भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट के लिए हमारा पूरा यूट्यूब पे, मतलब सॉरी ऐप के ऊपर वहाँ पे एक वन पास भी चल रहा है, तो उस पर बहुत सारे, मतलब मैं बोलूँगा शायद उसमें 17-18,000 क्वेश्चन हैं। बहुत क्वेश्चन। तो सोचिएगा अभी इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई भी पेपर उनके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है। नहीं मतलब वही है कि जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, जो मैं शुरुआत में बोला था कि बच्चों को ये डाउट रहता था, और मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ना डरते रहते हैं कि यार मैं मतलब मान लो जेईई अच्छा नहीं गया, तो उन बच्चों के लिए एक आ जाता है कि यार मैथ्स भी है, पता नहीं नीट वाले तो चलो और भी ऑप्शंस हैं, मैथ्स वाले कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैथ्स में एक सर मैम ने जैसे क्लियर किया कि जेईई मेंस से नीचे ही लेवल रहना है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, ठीक है ना, आराम से पढ़ाई करो, बस मैम को सर लोगों को फॉलो करो, ताकि जीटी और जो भी लैंग्वेज डोमेन्स और केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा सिलेबस का मुझे लगता है कि ध्यान रखना पड़ेगा इस बार। सिलेबस को फिर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, exams.nta.ac.in पे जाके वहाँ पे सिलेबस के सेक्शन में जाके पूरा हर एक सब्जेक्ट का है, मतलब कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का अलग दे रखा है आपको, अकाउंटेंसी का अलग दे रखा है, मैथ्स का अलग दे रखा है, केमिस्ट्री का अलग दे रखा है, मतलब हर एक का दे रखा है, और बाइलिंगुअल दे रखा है, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्म में दे रखा है। तो मतलब बच्चे के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रखी है एनटीए ने भी। तो बस आप सभी को जाके चीज़ों को सॉर्ट करना है, सर्च करना है और अपने पास रखना है पूरा का पूरा सिलेबस, जिन जिन सब्जेक्ट्स को आप लोग टारगेट कर रहे हो। अच्छा, मैथ्स में एक चीज़ और पूछनी थी मैम मुझे अभी, जैसे 12th का जो सिर्फ बोर्ड्स का बच्चा जो पढ़ रहा है ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करता है, करेक्ट सर। तो जैसे उसको आदत लगी है, साल भर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहा है, अब वो सडनली मतलब मान लो एग्जाम देने तो उसको कितना, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या उसका लेवल सडनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, या कैसे ट्विस्ट कैसा रहता है उसका? सर अगर बोर्ड्स की बात करें तो इस बार भी सेक्शन ये जो बोर्ड्स का आने लगा है उसमें ना 20 क्वेश्चंस तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, एंड उन 20 क्वेश्चंस के लिए बच्चा सेशन भर कुछ तो प्रैक्टिस कर ही रहा है। तो अगर वो बोर्ड्स के लिए उसने 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी है तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो उस लेवल को वो कर लेगा ईजिली। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी, एमसीक्यूज मैक्सिमम लगाए, प्रैक्टिस करें। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चन सिलेक्शन का यहाँ सबसे मैथ्स में ही टाइम किल होगा। अगर स्टूडेंट का कहीं टाइम किल क्योंकि मैथ्स में पूरी कैलकुलेशन है। पूरी कैलकुलेशन, तो वहाँ पे आपको स्मार्ट मूव करना है कि कौन सा, जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो यू नीड टू स्किप इट। जो चीज़ डायरेक्टली स्ट्राइक हो रही है वो चीज़ करो, लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन स्किप करो, जैसे मैट्रिसेस की कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आ गया, स्किप दैट क्वेश्चन और आगे बढ़ो। तो बस ये चीज़ है। और कई बार ऐसा रहता है सब बच्चे 11th को लेके भी परेशान रहते हैं कि 12th आएगा, तो 11th के कुछ टॉपिक्स में थोड़ा कमान रखना है, जैसे क्योंकि 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, तो उसके लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो 11th में हम पढ़ते हैं, तो वो भी हम सीरीज़ के थ्रू बच्चों को पहले रिवाइज करा चुके हैं। तो वहाँ पर भी ये है कि हमने 11th की भी कुछ रिवीजन सीरीज़ रखी हुई हैं, और जब भी किसी टीचर ने, जैसे ITF मैंने पढ़ा तो पहले मैंने ट्रिग्नो रिवाइज कराई है, तो टीचर्स ने वो चीज़ करी हुई है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 11th तक खराब हुआ है तो भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। नहीं मतलब बच्चों को बस चांस है, बिल्कुल चांस है सर, अभी तो बहुत टाइम है, पहले मतलब तो डरने की जरूरत नहीं है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। क्योंकि ना मतलब ये एक बहुत ज़्यादा वो रहता है, और मुझे मैं सर का इसमें ना दर्द समझ पा रहा हूँ, जैसे सर ने बोला ना कि पीसीएमबी सर पे था और मैथ्स सर को सबसे ज्यादा बुरा सब्जेक्ट लगता था। नहीं, मुझे तो सर ने बार बार इसको कंफर्म कर लिया कि हाँ टाइम है बच्चों पे, हाँ, और वो मतलब कर सकते हैं उस चीज को। क्योंकि ना मैथ्स मुझे लगता है कि मैथ्स में थोड़ा एक तो कैलकुलेटिव पार्ट है मैथ्स, केमिस्ट्री में क्या है कुछ पोर्शंस इजी हैं, मतलब देखा आंसर टिक कर दिया, फिजिक्स में भी थोड़ा सा मतलब ट्रिक लगाई चल जाएगा काम, मैथ्स में क्या पूरा कैलकुलेशन है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, फंक्शंस हो, तो वहाँ जब कैलकुलेशंस करता है ना बच्चा तो कहीं ना कहीं उतनी प्रैक्टिस नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मार्क्स गंवा देगा या फिर टाइम कम पड़ जाता है। तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि आप लोग जो सीरीज कर रहे हो या जो भी आप ऐप में पढ़ा रहे हो उसमें आप लोग सिखाते भी हैं Yes, बच्चों को। और सर 2022-23 में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी आते हैं सर मैथ्स में, जैसे ना कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग से बहुत ही डायरेक्ट टिक मार्क क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ही हाई जाता है, बहुत ईजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट कम होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को ईजी मॉडरेट में 40 क्वेश्चन निकालने हैं, तो यहाँ पे वही मेन एजेंडा है, वही क्वेश्चन सिलेक्शन का पूरा गेम है पूरा, कि क्वेश्चन अभी सिलेक्शन कई बार सर मतलब- बहुत ही आसान क्वेश्चन भी दिखेगा आपको, अरे एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो ओवरऑल कहानी ये है कि भैया अच्छे से क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा कर लो, और सिलेक्शन क्वेश्चन का अच्छा कर लिया तो मुझे लगता है सीयूटी में सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो थैंक यू सो मच मैम, सो आपने की हमारा क्लास तो बहुत अच्छे से ठीक है। करो, टाइम है यार, बहुत टाइम है अभी पढ़ने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से सीयूटी का एग्जाम क्रैक। थैंक यू Thank you, थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, हम लोग ये जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे मान लो 12th करके ह्यूमैनिटीज़ से कोई आ रहा है उसको सीयूटी देना हो, यस सर।
ठीक है, तो आपने बताया कि जितने भी जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी ना मतलब सीयूईटी से ही आ रही हैं और उनके लिए 12th बोर्ड का मार्क्स मैटर नहीं कर रहा। तो भाई ये बताओ, अगर मान लो मैंने ह्यूमैनिटीज़ से 12th किया, यस सर। तो फिर मैं सीयूईटी में मतलब कैसे उसको सही से एडजस्ट कर पाऊंगा, उसमें कैसे क्वेश्चन, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते होंगे, क्वेश्चन देते हैं सर। ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगी या कैसे मतलब वो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? यस सर। इसके लिए मैं जिस बच्चों को कि क्लास 12th के बाद सीयूटी का पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है, जैसे हमने अपने हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुलाया था, वैसे ही हम अपने ह्यूमैनिटीज़ के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, अंकित मालवीय सर को। वो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे, राइट। तो सर को वेलकम करते हैं, अंकित मालवीय सर। हेलो सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी दिस पॉडकास्ट। तो जो भी डाउट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के या सीयूईटी के एग्ज़ाम के मद्देनज़र आप बिल्कुल पूछिए। नहीं सर, हमारा मतलब वही था, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे अभी कि जो बच्चा 12th बोर्ड दे के आ रहा है, वो ठीक है, हमने जेई और नीट के बच्चों के लिए डिस्कस कर लिया, लेकिन जो बच्चा ह्यूमैनिटीज़ से आ रहा है, ठीक है, उसको कितना मतलब उसको कितना मेंटली अलग से एक होता है ना माइंडसेट कैसा बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज फील करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो 12th में हमने पढ़ा है सेम सिलेबस ह्यूमैनिटीज़ का रहने वाला है सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए। बस डिफरेंस यही होगा कि 12th में जब अपन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके एमसीक्यू के साथ साथ जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, लेकिन सीयूईटी में पूरा का पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेगा। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी जो 12th की जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है या थोड़ी सी अगर कम भी करी है, तो काफ़ी उनके लिए इजी रहने वाला है। बहुत ज़्यादा टिपिकल एग्ज़ाम नहीं होगा ये। नहीं तो हम लोग अपने चैनल पे भी तो वो कोर्सेज चल रहे हैं ना, हम बिल्कुल लोग के, बिल्कुल, हाँ वही वहाँ enough पे है। वो ट्रेन कर रहे हैं मतलब बच्चों को, हम लोग एग्जाम के ओरिएंटेड जो आप ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। हाँ वो जो मैराथन क्लासेस हो रही हैं या फिर आने वाले जो बैचेस भी हैं, तो सीयूईटी के को पॉइंट में लेकर ही सारी तैयारियां अभी चल रही है हमारी। मतलब आपके हिसाब से अगर मान लो मैं एक 12th क्लास पास करके भी जस्ट बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो क्या लगता है कि मतलब अभी सफिशिएंट टाइम होगा कि मैं आराम से कर पाऊँगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रिपरेशन ऑलरेडी हो ही गई है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की भी ज़्यादा नीड नहीं है, टाइम भी बहुत ही इनफ है। इतने टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। और इसमें भी सिर्फ क्लास 11th ही आने वाला है? नहीं, ओनली 12th। क्लास 11 12 मिक्स नहीं आएगा? नहीं, only। सिर्फ और सिर्फ 12th? 12th आएगा। इकोनॉमिक्स में ज़रूर है कि उसमें 11th के भी कुछ चैप्टर्स इंक्लूड हैं, लेकिन बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, तो पूरा 12th का ही उसमें सिलेबस है, ओके। जो जिसके ऊपर से क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, और जो बच्चा मान लो जैसे जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, उसके यहाँ भी एमसीक्यूज तो कुछ कुछ अटेम्प्ट करता हाँ ही है, डेफिनेटली, क्योंकि जो बोर्ड्स का एमसीक्यू है और जो सीयूईटी का एमसीक्यू है? नहीं, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होते हैं, और चूंकि वर्ड्स में भी एमसीक्यू आते हैं, 21 क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी सीयूईटी के एग्जाम में। अच्छा, मतलब उसके लिए बच्चे ने प्रिपेयर कर रखा है तो उसको हाँ, हेल्प होने वाली है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल बहुत ज़्यादा सकते कि difficult नहीं। अलग डोमेन नहीं है इसका। नहीं। मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि अरे नहीं यार मैं तो मतलब बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं तो कर नहीं सकता सीयूईटी। ये बच्चों का माइंडसेट ही सर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना मतलब गलत है, ये मैं गलत ही बोलूंगा इस चीज़ को। नहीं, मैं तो बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं आज पहली बार सीयूईटी के बारे में इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि बहुत बच्चों के अंदर एक गलत मिसकंसेप्शन हो गया है। सर एक्चुअली सर बच्चों को ना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उन बच्चों की भी गलती क्या मानूं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको लगता है कि बोर्ड से बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट। ठीक है, बोर्ड से अगर मैंने अच्छे भी कर लिया तो सीयूटी में मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, या फिर बच्चों को ओवर मतलब मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंस है कि बोर्ड्स हो गया तो सीयूटी तो हो जाएगा। बीच की लाइन है बिल्कुल, ठीक है, कि बोर्ड्स हो भी गया तो सीयूटी इतना ईजिली नहीं होगा, और अगर बोर्ड्स नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को सीयूटी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगाना पड़ जाएगा। बीच का पाथ है, आप आराम से करो, प्रिपरेशन करो, टीचर्स आपके हैं ही सीयूटी वाले पे रेगुलरली क्लासेस पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपका एमसीक्यूज, जैसे डिस्क्रिप्टिव से एमसीक्यूज में स्विच होने के लिए सर ने जैसे बता दिया, 20 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही रहे हो, और आपके पास ये सीयूटी वाला का पूरा मटेरियल है, इससे भी आप लोग एक्सक्लूसिवली पढ़ाई करो, ठीक है, कि जिससे तो आप इस वाली बुक्स में वो सारा है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर बच्चे को करना हो? ये सर अच्छा, ओके, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए भी हमारे पास सारी बुक्स हैं। पूरा है, और इसमें सारे का सारा एक्सक्लूसिवली एमसीक्यूज टाइप ही बना रखा है कि बच्चे को डायरेक्टली वो 2 महीने बिल्कुल एक्सक्लूसिवली एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस करे। ओके, मतलब मुझे लगता है सर क्लास को फॉलो कर लिया जाए और लगातार बुक्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं तो ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट नहीं है अगर बच्चे करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, एक डाउट भी था, मान लो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा
अगर जैसे कॉमर्स साइड आना चाहे या ह्यूमैनिटीज़ का, साइंस में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ ह्यूमैनिटीज़ में भी जैसे मान लो मैंने कुछ अलग सब्जेक्ट ले रखे 12th में, तो क्या मैं वहाँ पे CUET में सब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ? सर उसमें तो अगर आपके पास ना ह्यूमैनिटीज़ के साथ विद मैथ्स है तो आप आ सकते हो कॉमर्स की साइड पे। नहीं, जैसे मान लो मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए, अगर मुझे BA इन पॉलिटिकल साइंस करनी है, हाँ उससे तो आराम से इजीली हो जाएगा। अच्छा वो स्विच कर सकते हैं आराम से, तो उसके लिए अलग से पेपर देना पड़ता है या कैसे होता है? हाँ, अगर हम अगर ग्रेजुएशन में कोई अलग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो CUET में फिर उसके लिए एक अलग से आपको पेपर चूज़ करना पड़ेगा। तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग कराते हाँ हैं? बिल्कुल, हम सारे जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं सारी प्रिपरेशन कराते हैं। अच्छा, मतलब मुझे अगर पॉलिटिकल साइंस में मान लो मैंने नहीं है, मेरा पहले 11th-12th में नहीं है, तो यहाँ कर सकता हूँ आराम से, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्विच हो सकता है? पूरी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटिकल साइंस की चल रही हैं, हिस्ट्री की चल रही हैं, इकोनॉमिक्स की चल रही हैं, आपकी सारी ज्योग्राफी की चल रही हैं, लीगल स्टडीज़ की चल रही हैं, मतलब बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं आपकी। ओके, तो मतलब मुझे लगता है किसी बच्चे के लिए आज के टाइम पे, अब चाहे JEE की तैयारी कर रहा हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सिर्फ क्लास 12 बोर्ड्स करके आ रहा हो, तो जितना मैं इस कन्वर्सेशन से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी तक जितना मैंने कन्वर्सेशन किया, चाहे वो साइंस के टीचर से हो, चाहे मैथ्स के टीचर से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के टीचर से हो, चाहे GT के टीचर्स हों, लैंग्वेज के टीचर्स हों, सर ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है। सारे पेरेंट्स या सारे बच्चे प्लीज़, आपको एक बोलते हैं ना बैकअप प्लान अपने पास, या प्लान B जो होता है, इस एग्ज़ाम को रखिए। चाहे आप अच्छे अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हो, चाहे JEE में अच्छा कर रहे हो, चाहे नीट में अच्छा कर रहे हो, चाहे जो आपने सोचा हो, चाहे आप डायरेक्ट CA करना चाहो, जो भी आपने सोचा है, उन सब के साथ साथ CUET जो एग्ज़ाम है बहुत ईजी है। आप लोग मैनेज करना चाहेंगे तो आराम से हो सकता है। जहाँ तक मतलब सर से भी बात कर रहा था, सर मुझे लगता नहीं है कि जो बच्चे जैसे बोलते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं यार मैं तो UPSC की प्रिपरेशन में जाके अच्छी हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो करूंगा, ऐसा करूंगा, उन बच्चों को CUET से पता चलता है। एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो एक तो कहीं ना कहीं अपर एज तो देता ही है अपने बच्चों को, एक क्लियर हो जाता है कि क्या हम कर सकते हैं आगे। हाँ, क्योंकि कहीं भी किसी मेजर बड़े एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो रहने ही रहने हैं सर, ठीक है, चाहे वो GT हो चाहे ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को GT में थोड़ा बहुत तो फायदा मिलता ही होगा सर। सर मैं कहता हूँ कि जैसे आपने UPSC की बात बोली ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि रूरल एरिया के बैकग्राउंड के होते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेके अपना UPSC की तैयारी करेंगे। तो मैं तो हर एक सेशन के अंदर बच्चों को यही गाइड करता हूँ कि आप लोग ट्राई करो टू गेट इनटू द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, उसके अंदर पहुँच के अगर तुम UPSC की तैयारी करोगे ना, तो तुम्हारे वहाँ पे पास होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ तुम अकेले UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पे आपके प्रोफेसर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, और जहाँ पे वेयरएस अगर तुम अपने गाँव में बैठ के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम अकेले हो, वहाँ पे बिल्कुल कंडीशंस नहीं है तुम्हारे UPSC के लिए। तो पढ़ाई करो, अभी से ही CUET की तैयारी करनी शुरू कर दो, और अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, और फिर वहाँ पे UPSC की तैयारी करना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर जो मतलब BHU के बहुत अच्छे मतलब 2-3 साल अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। BA पॉलिटिकल में उन्होंने अपना कोर्स ले लिया है, पॉलिटिकल साइंस तो उनकी UPSC की लगभग वहीं से कवर हो जाती है, और फिर उसके साथ एड ऑन मतलब वही है कि जो CUET है सर, वो तो मतलब सारे बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। यस सर। बस वो है कि आपको सही से चूज करने आना चाहिए, और सही से आपको ओरिएंटेशन अपनी क्लास को या एग्जाम को लेके रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली सर। ठीक है ना, तो थैंक यू सर, आप आए, हमें हमारा ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बहुत गाइड किया, ठीक है ना सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सर, ये एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि बहुत सारे बच्चे ना जब 10th से 11th-12th में आते हैं तो साइंस ले लेते हैं, लेकिन ना जब साइंस लेके उनको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है, या बोर्ड्स के चक्कर में या JEE नीट के चक्कर में, कि यार हम कॉमर्स में रहते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, और कॉमर्स मतलब फील्ड जो है उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ये रियलाइजेशन थोड़ा लेट होता है। तो उनमें CUET क्या हेल्प कर सकता है? सर CUET तो मैं बोलूँगा कि एक उन्हें कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आपको स्ट्रीम चेंज भी करनी है ना, वो ना साइंस वाले बच्चे ना सिर्फ कॉमर्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कॉमर्स के अंदर तो बहुत बड़ा स्कोप है, वाइड स्कोप है। तो इसी के ऊपर मैं अपने एक एक्सपर्ट हैं, हमारे CUET के एक्सपर्ट हैं, अनुराग द्विवेदी सर, उनको वेलकम करता हूँ मैं। ओके, अनुराग सर। जी हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए सर। मैं फर्स्ट क्लास सर। सर हमारा एक बहुत ही जो बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के साथ चलते हैं या आर्ट्स के साथ, उनको अगर लेट रियलाइजेशन हो कि कॉमर्स में जाना है, लाइक उनको लेट पता चले कॉमर्स का स्कोप, तो क्या 11th-12th अगर उन्होंने PCM ले रखा हो, PCB ले रखा हो, या कोई और सब्जेक्ट भी ले रखा हो, जी तो क्या वो कॉमर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकता है सर। कॉमर्स तो एक ऐसा वाइड एरिया है जहाँ पर चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, ठीक है, मतलब
ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के मेनली यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। और इवन अगर आप देखेंगे जिन लोगों ने बीटेक किया होता है मोस्टली लोग जो हैं उसके बाद एमबीए भी करते हैं। ठीक है जी, तो ये कॉमर्स तो सबको एक तरह से हाँ, अपने मतलब पास बच्चों रखता के है। अंदर जी। थोड़ा लेट जूस आता है ना कि इंटरप्रेन्योरशिप वाली जोश आजकल से तो जो- बड़ा हाँ, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है जी सर। हाँ, तो उसके लिए बच्चों को लगता है कि नहीं यार हमने तो साइंस ले ली तो फिर अब कैसे कॉमर्स नहीं ले सकते। तो सीयूटी में क्या मतलब एग्जाम कैसे उनका कॉमर्स के पेपर्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते सर बेसिकली जो वो कोर्सेज चूज़ करेंगे ना, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनको वो सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं अगर बीकॉम करना चाहता हूँ या मैं बीबीए करना चाहता हूँ, तो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कॉमर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स उनको एग्जाम देना होगा। हैं? लेकिन उसके लिए मैथ्स कंपलसरी है। सर बेसिकली मैथ्स देखिए कुछ कोर्सेज के अंदर मैथ्स कंपलसरी है। जैसे कॉमर्स का बच्चा होता है, एक होता है विद मैथ और एक होता है विदाउट मैथ। ठीक है जी, तो जो विद मैथ का बच्चा है वो तो ऑलमोस्ट कॉमर्स के सारे सब कोर्सेज के अंदर एलिजिबल है। लेकिन विदाउट मैथ बहुत सारे ऑलमोस्ट 50% बच्चा जो है विदाउट मैथ का होता है कॉमर्स के अंदर। और कुछ अप्लाइड मैथ एक आ गया है, ठीक है, कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ की अप्लाइड मैथ चलेगा। ठीक है, तो वो लोग भी कुछ मैथ्स हटाकर, ठीक है, मैं अकाउंटेंसी जैसे एक सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर वो ऐड करके मैथ्स स्किप करके मैं कई सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ सर। ओके, इसमें सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपने एक यही क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें बच्चों को ना डाउट क्या रहता है, जैसे पीसीबी वाला बच्चे की अगर मैं बात करूँगा ना, तो सर ने जैसे मैथ्स वाली बात करी, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट है भी। जैसे मैं कॉमर्स की बात करूँ, बहुत सारों में नहीं है कोर्स के। जैसे कि साइंस वाले बच्चे को अगर कॉमर्स में जाना है ना, तो उसको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है तो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है, और अगर बीएचयू को टारगेट कर रहा है, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है, तो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है। अलग है। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल रखा है कि आपको अगर कॉमर्स का भी कोर्सेज करना है ना, बीबीए करना है, बीकॉम करना है, तो आपको बस जनरल टेस्ट करना है और अपना इंग्लिश दे के आ जाओ बस। अच्छा, ठीक है। और डीयू में अगर साइंस वाले बच्चे को कॉमर्स का कोर्स करना है, ठीक है, तो उसको ना अपना पीसीएम ही लेना पड़ेगा, पीसीबी ही लेना पड़ेगा विद इंग्लिश एंड जीटी। अच्छा, ओके, मतलब ये यूनिवर्सिटीज वाइज हाँ, यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करेगा। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही आती है, हमारा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो उसमें मैंने नंबर ऑफ वीडियोस के अंदर बच्चों को बता रखा है कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर ही कि आप लोग चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन्स ले लो और एक जीटी ले लो। 3 डोमेन्स कौन से लोगे? जो आपने 11th 12th में पढ़ाई कर रखी होगी, ठीक है, जिसमें मतलब मैं बोलना चाहूँगा जो क्लास 12th के अंदर तुम्हारे जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स आएंगे ना, वो वाले 3 ले लो। ओके, नहीं Yes, तो sir. अच्छा सर, मुझे ये भी डाउट था कि जो बच्चा मान लो पीसीबी पढ़ रहा है 11th में या पीसीएम पढ़ रहा है, तो उसको कॉमर्स लेने के बाद ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा सीयूटी के बाद? सर मुझे लगता है कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग का फेज तो स्ट्रगल है ही सर। मतलब आप कोई भी एरिया चेंज करो, कोई भी फील्ड चेंज करो, मैं एजुकेशन को हटा के ही बात कर दूं, ठीक है, तो अगर आप कोई फील्ड चेंज करते हैं तो स्ट्रगल तो स्टार्टिंग में आता है, लेकिन वो स्टार्टिंग का ही स्ट्रगल है सर। और मेनली कॉमर्स तो एक ऐसी चीज़ है जो साइंस के बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैंने ऑलरेडी सीयूटी से पहले भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो ड्रॉप करके कॉमर्स में लेके और अपना स्कोप बना रहे हैं सर। साइंस के बच्चे तो आजकल सीए वगैरह में भी देखे हैं मैंने। हाँ। सीए वगैरह में भी सीए भी कर रहे हैं, सीएस भी कर रहे हैं। नहीं, साइंस वाले हर एक जगह हर जगह पहुंच जाते हैं सर जी। ठीक है जी। साइंस वाले एक तरह से फंडामेंटल हो गया है साइंस कि आप वो ले लो और कहीं भी चले जाओ। हाँ, वो हम लोग कहीं भी, मतलब अच्छी बात भी अच्छी है, बात है, बिल्कुल क्योंकि सही बात। थोड़ा साइंस का बच्चा होता है, कहीं वो हो सकता है साइंस में अच्छा ना कर रहा हो लेकिन वो कॉमर्स फील्ड में Commerce अच्छा में अच्छा कर कर ले, सकता है, बिल्कुल। या बहुत सारे राइटर्स बन जाते हैं आजकल, तो बहुत सारी स्कोप्स है। और मुझे लगता है सीयूटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा कहीं भी स्विच कर सकता है। सर बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि जिससे लेना बच्चों को ना टेंशन ना रहे, क्योंकि पहले देखो हर एक यूनिवर्सिटी अपना पेपर कराती थी जी। अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था, और बच्चे को ना अगर स्ट्रीम चेंज करनी होती थी ना तो बहुत डिफिकल्टी होती थी उसे, ठीक है, उन्हें चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। वहाँ पे उन्होंने एक ही एग्जामिनेशन करा दिया, ठीक है, पूरे नेशन में एक एग्जामिनेशन, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी अभी आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टेट आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके अंदर। तो मतलब ये है कि बहुत वाइड स्कोप हो रहा है एक पेपर देने के बाद। जी। नहीं मतलब काफ़ी अच्छा है सर, और मुझे लगता है कि आपकी इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प होगी, खासकर जो साइंस वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा डाउट आता है ये कि सर हमें मतलब साइंस में नहीं जाना या कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, लाइक जेई में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, नीट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, तो क्या हम क्या कर सकते हैं? तो थैंक यू सर, थैंक यू आप हमें बताने के लिए कि जी जी, मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा सर। कॉमर्स के बच्चे जो कुछ है ना, वो भी एक चीज़ डाउट में रहता है, वरुण सर थोड़ा ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे उसको, कि कौन कौन से कोर्सेज, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4-5 सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है, तो मेरे पे 4-5 सब्जेक्ट के लिए मैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ।
थोड़ा सा अगर आप उसको डिटेल में सर देखो बता पाएं। कॉमर्स वाला जो क्लास 12th में कॉमर्स लिए बैठा है ना, उससे मैथ्स विद मैथ्स है, जी, तो हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल है वो। अच्छा, ठीक है, लेट्स से कि अगर उसको बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीएमएस करना है, ठीक है, आपका बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है, उसे बीए पॉलिटिकल करना है, जी, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी करना है, किसी भी कोर्स के लिए, मतलब वो साइंस के लिए बीएससी इन अगर वो बोले बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री करना है मुझे, मैथ्स, जी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, उसके लिए नहीं एलिजिबल होगा क्योंकि उसके लिए केमिस्ट्री एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अदर देन बीएससी कोर्सेज इन द साइंस फील्ड, वो सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल, ठीक है। और मैं मानता हूं कि शायद ही एका दुक्का बच्चा होगा जो कॉमर्स वाले को लगता होगा भैया बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री करनी है, जी, 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 ठीक है। जी, जी। लेकिन यस कि उसके अलावा सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल है वो, अच्छा, विद मैथ्स वाला बच्चा। विदाउट मैथ्स वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा स्कोप कम हो जाता है, जैसे वो बीएमएस नहीं कर सकता, क्योंकि बीएमएस के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ बोल रखा है कि आपको मैथमेटिक्स लेना जरूरी है, बीबीई नहीं कर सकता, बीबीई नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यस कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 90% कोर्सेज उसके लिए हैं। और अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका बीएचयू, जेएनयू, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएमआई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसको हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल है वो। मुझे लगता है काफ़ी मतलब बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यस सर, यस। अगर सीयूटी एग्ज़ाम देखा जाए, जैसे जेई में क्या है कि सिर्फ इंजीनियरिंग का है, नीट में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का है, लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ मुझे लगता है कि सारे मतलब अभी हमने ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ें भी देखी, वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों को मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव बहुत है अच्छा सर। इनिशिएटिव है सर। और मैं वही कहूँगा कि एक अगर इसको सही डायरेक्शन में अगर जिस स्टूडेंट ने पकड़ लिया ना, वो डेफिनेटली जितना उसका कैलिबर है ना, जी, मे बी वो जेई में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि देखो हर एक बच्चे का कैलिबर अलग होता है, उसका रीजंस कुछ और डिफरेंट होते हैं। बच्चे, मैंने लास्ट ईयर के बताऊं सर आपको, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो फिर फर्स्ट ईयर में रह के अपना, एक तो उनके दिमाग से प्रेशर खत्म हो गया कि मैं ड्रॉपर ईयर से आने वाला है, तो वहाँ पे बीएससी से उन्होंने नीट और जेई निकाल लिया। अच्छा, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बच्चों को कि मैंने एक सीयूटी, एक पैन इंडिया लेवल का पेपर निकाल दिया मैंने, तो जेई नीट में ठीक है, कोई कमी रह गई थी मेरी, तो फर्स्ट ईयर में पूरी कर लेते हैं वो ड्रॉपर नहीं कराता, तो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, कहीं जा रहा है कॉलेज वगैरह तो ठीक। हाँ, उसका अपना एक माइंडसेट होता है ना कि घर पे भी प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेंटल एक प्रेशर भी कम हो जाता है कि सर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सर आपसे मिल के लगा, और कॉमर्स के बारे में बताने के लिए, साइंस वालों बच्चों के लिए, क्योंकि आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे मेनली उन्हीं बच्चों के ऊपर ज़्यादा ओरिएंटेड था कि जो साइंस को लेके बहुत ज़्यादा होता है ना कि प्रेशर लेके बैठ गए हैं, या जिनके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे कि साइंस बच्चा नहीं पसंद कर रहा, या उसके मार्क्स कहीं कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का कैपेबल नहीं है, दिमाग नहीं है, हो सकता है बच्चा किसी और फील्ड में ज़्यादा अच्छा करना। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये डाउट्स थे मेरे अंदर कि सर हम कॉमर्स साइड चले जाएं, या सर ने बताया कि बीएससी कर लें या कुछ और कर लें। तो मुझे लगता है कि सीयूटी काफ़ी अच्छा चांस देता है उन बच्चों को जो बिजनेस माइंडसेट के साथ बैठे हुए, और ठीक है उन्होंने साइंस ली है या कोई और भी चीज़, ह्यूमैनिटीज़ भी ली है, तो आपने जैसे बताया कि बिना मैथ्स के भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम में हैं। तो सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो सीए बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं कॉमर्स के जो होते हैं, वरुण सर को थोड़ा सा नॉलेज होगा इसके बारे में, कि वो कहते हैं कि मैं ड्रॉप करता हूँ, सीयूटी नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली सीए दूंगा या मैं डायरेक्टली सीएस दूंगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप भले ही सीए दे रहे हैं, आप सीएस देने जा रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन आप सीयूटी भी दीजिए, क्योंकि सीए का एग्जाम अगर आप 12th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद देने वाले हैं, ठीक है, और मान लो अगर वो नहीं निकला तो फिर आप 6 महीने गैप आ जाएगा, और मान लो उसके बाद भी नहीं निकला तो फिर 1 साल का गैप आ जाएगा। सो इट्स बेटर साइड के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप सीयूटी का एग्जाम दीजिए, और अगर आप नवंबर या दिसंबर टाइम दे रहे हैं सीए फाउंडेशन वाला, ठीक है, तो आपके पास थोड़ा टाइम पीरियड बच जाता है कि आप एक कॉलेज में भी पहुंच गए, ठीक है, और साइड बाय साइड आप सीए फाउंडेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो सीए देने के लिए, आप सीए करने के लिए आप ड्रॉप मत करिए, बेसिकली बिल्कुल सही बात मैं है। कहता हूँ सीयूटी दे दो और साथ साथ सीए का भी एग्जाम दे देना। तो सीयूटी के थ्रू बच्चे को सीए के अंदर ही बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कोई सीए का बच्चा बैठ रहा है, बिल्कुल, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसलिए इसमें मेंशन कर रहा हूं क्योंकि लक्ष्मी नगर, अगर मैं बोलूं तो पूरा इंडिया का हब है बिल्कुल सीए के लिए, जी। ठीक है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आप किसी दूर दराज के एरिया में हैं और आपका सीए एम है कि सीए करना है मुझे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छा ऑप्शन ही नहीं हो सकता तुम्हारी लाइफ में, बिल्कुल, क्योंकि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे, तुम्हारे को पूरा सिनेरियो मिलेगा सीए का, बिल्कुल, ठीक है। अपनी, तुम्हारे पास टीचर्स एक्सेसिबल होंगे, तुम्हारे पास कंटेंट एक्सेसिबल होगा, और वहां पे बच्चे भी सीए की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में बच्चे जा जाके सीए का पेपर निकालते हैं, इवन और उनका साल नहीं खराब हो रहा जी, और एक डिग्री भी मिल रही है। सर जो फर्स्ट ईयर का जो पूरा जो कोर्स कंप्लीट, तो मैंने बी कॉमर्स किया सर, तो वो जो फर्स्ट
सेमेस्टर का जो पूरा कोर्स है ना, वो ऑलमोस्ट 40-60% जो है वो सीए फाउंडेशन में आता है। बस सर। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बच्चे sir. सोचते हैं कि यार ड्रॉप कर देते हैं, अब ना उनका सीए फाउंडेशन का एक बच्चों का नहीं निकल पाता और वो कॉलेज में भी नहीं पहुंच पाते, तो वो एक साल पूरा ड्रॉप हो जाता है। और इस पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा सर, अभी तक शायद इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है अभी उसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपने भी सुना होगा कि अभी एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेके आए हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में निकलेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, बिल्कुल। सेकंड ईयर में डिप्लोमा मिल जाएगा, मतलब थर्ड मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हो गया है तहत। तो सोचिएगा कि ये हो जाएगा तो बच्चे का एक तो सीयूटी निकाल लिया, उसको पता है मैं चाहे किसी भी ईयर में निकल रहा हूँ बाहर, तो उसको कुछ ना कुछ लेके निकल रहा है वो, मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है अब, ठीक है। तो ये वाले सीए का पेपर हो गया, या फिर जैसे जेई नीट का मैंने एग्जांपल दिया था, तो बच्चे के पास एक बहुत सिक्योर ऑप्शन है सीयूटी का, तो सभी बच्चे को देना चाहिए मैं तो बोलूँगा, और बहुत मन से दो, ठीक है। 2-3 महीने को अगर तरीके से मेहनत से पढ़ाई कर लोगे ना तो डेफिनेटली पेपर तो निकल जाएगा सर। थैंक यू सर। अरे सर बस ठीक है। आप लोगों ने इनवाइट किया, और नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं हमें ना साइंस वाले लोगों के साथ, ये जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे, उनके साथ ये आता है कि सर हम अगर चेंज करना है तो कैसे करें। और एज अ टीचर मैं आज ये पॉडकास्ट मेनली इसी के लिए है कि उन बच्चों को गाइड करना जो कहीं ना कहीं किसी सीयूटी को लेके जितने भी मिथ्स हैं, जैसे उसमें एक मिथ ये भी था और मुझे जो बच्चे ने भेज रखा था कि सीयूटी में सर कॉमर्स में अगर जाना चाहें तो कैसे करें, और उसके लिए आपने जो बताया सर ने भी काफ़ी हमें बताया, तो सर काफ़ी धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू, आपने इतना बिजी टाइम निकाला, मुझे पता है आपका क्लास है तो फिर भी आप आए, इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो सर अच्छा लगा आज हमने मुझे लगता है कि सीयूटी के बारे में जितने भी मुझे जो डाउट्स आए थे ना वो सारे क्लियर हो गए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे मैथ्स हो। मुझे लगता है कि जो एक मेजर डाउट्स बना हुआ था बच्चों का वो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। और आपने भी जीटी के बारे में मुझे बताया, लैंग्वेज के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। तो ये मुझे जितना रियलाइज़ हुआ सारे टीचर्स से, आप लोगों से बात करके, कि जो बच्चा अभी पढ़ रहा है अगर चाहे बैलेंस करना और चाहे आप लोगों को सीरियसली फॉलो करना तो वो कर सकता है। बिल्कुल सर। सर ये तो मतलब मैं फिर वही बोलूँगा कि जैसे ये एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चे के हाथ में आई है ये। इनफैक्ट वो पहले ना इतना एम्पावर्ड नहीं था, जैसे कि आपने अपना सिनेरियो बताया, हमारे समय पे भी वही था कि 97% 96% से कम मार्क्स हैं क्लास 12 के अंदर तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। एक ही ऑप्शन था, जेई दे दो या नीट दे दो, उस समय भी राइट। इस समय बच्चों के पास बहुत बड़े ऑप्शन आ गए। मैं एक कंपैरिजन से मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा, जैसे आपके घर के पास हमारे या फिर मेरे घर के पास कोई एक फास्ट फूड की दुकान हुआ करती थी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, चाहे वो अच्छा बना रहा है चाहे बुरा बना रहा है, खाना उससे ही है। लेकिन जब से स्विगी जोमेटो आया तो हम लोग अपनी सिटी की कहीं से भी किसी भी अच्छी दुकान से कोई भी फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे लिए भी फ़ायदा हुआ और उस दुकानदार के लिए भी फ़ायदा हुआ, दोनों के लिए फ़ायदा हुआ। वैसा ही एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है सीयूटी। एक एग्जामिनेशन दो, तुम्हारे को भी नहीं पता कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब तुम एग्जामिनेशन दे दोगे ना तो आप जब काउंसलिंग के लिए बैठोगे तो आपके लिए कॉलेजेस डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, मेल्स करेंगे कि यस आप इस कॉलेज की आपने कट ऑफ क्लियर कर दी है तो आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मतलब बच्चों के लिए बहुत वास्ट ऑप्शंस खुल गए एक एग्जामिनेशन के थ्रू ही। हाँ, मतलब ये मुझे लगता है कि वही एक ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ ह्यूमैनिटीज़ वाला भी है, कॉमर्स वाला भी है, मैथ्स, जेई वाला, नीट वाले, सब के सब एक साथ आके खड़े हो सकते हैं और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है। और मुझे जैसे कॉमर्स वाले सर के साथ डिस्कस भी हो रहा था कि हम चाहें तो स्विच करना चाहें तो वो भी है, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि इंडिया का शायद ये एक ऐसा ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हो जाएगा सर। अभी हाँ, नहीं मुझे हुआ है। नहीं, एज अ टीचर हमें भी आज, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत दिनों से मैं खुद भी परेशान था, इसलिए मैंने बोला कि नहीं यार एक बार ना पेरेंट्स को लेके या टीचर्स या बच्चों को लेके एक बार बोर्ड्स का एग्ज़ाम खत्म हुआ है तो एक क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कहाँ जाना है उनको, कैसे जाना है और उसमें कैसे हम लोग गाइड कर सकते हैं, पीडब्ल्यू कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। यस सर। तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और स्पेशली आपने भी बहुत टाइम दिया हमें, तो सर थैंक यू सो मच आपका। तो थैंक्स अ लॉट सर, आपने बुलाया है आज। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि ये आपकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जैसे कि जेई और नीट के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़ा, मतलब मैं बोलूँगा कि टॉक ऑफ द टाउन रहता है ये वाला कि जेई पढ़ लिया, नीट पढ़ लिया, सीयूटी नहीं भरते, सीयूटी के बारे में ही नहीं पता बच्चों को, मतलब बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। सबसे बुरी बात मैं बोलूँगा, एक दर्द है ये स्टूडेंट्स का। उसी को आज हम लोग सही करने आए। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करने के लिए भी वो करते हैं कि ड्रॉप कर रहे
तो सर वो घर पे बैठे हैं, वो सीयूटी करके साइड बाय साइड कुछ कर सकते कुछ हैं अच्छा और अपना साथ में- टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे कि अभी हमारा उस वाले कॉमर्स वाले सर के साथ डिस्कशन हुआ था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको फर्स्ट ईयर भी अभी अगर आपने ड्रॉप ले लिया, अगर आपका नीट निकल जाता है, जेई निकल जाता है, तो आपको उसका भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो मतलब बहुत फायदे हैं बेसिकली आपके। फ्यूचर में मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा Yes, उसका। sir. नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी सारी चीज़ें हमारी क्लियर करी, ठीक है ना। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। तो भैया सारा कुछ, सारे जितने भी कन्फ्यूजन्स हो सकते थे, वो जितने भी आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हों या कहीं पे हमने चैनल्स पे देखे हों, जितने भी डाउट्स थे, खासकर उन बच्चों के लिए जो साइंस में है, तुम्हें ये भी पता चल गया कि कॉमर्स भी अपना सेक्शन हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़ भी अपना सेक्शन हो सकता है, और तुम चाहो तो इस एग्ज़ाम को एक बैकअप ऑप्शन के फॉर्म में रख सकते हो। कोई भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर अब भी कुछ डाउट्स बचते हैं, अब भी कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो भैया कमेंट सेक्शन आपका है, आप वहाँ बता सकते हो। लेकिन हाँ, मेरी बात मानोगे, अगर थोड़ा भी मन में, देखो सबके जेई और सबके नीट एग्ज़ाम्स क्लियर होना पॉसिबल नहीं है, तो जिन बच्चों का भी लगता है कि मुझे ड्रॉप करना है या मुझे किसी और सेगमेंट में जाना है, तो जितना मुझे समझ में आया इस पॉडकास्ट में कि भैया आपको सीयूटी देना पड़ेगा। और जितने भी, अच्छी बात क्या है कि आपके 12th के बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, स्टेट बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे बहुत सारी जगहों पे। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सर ने बताया कि एनटीए की साइट पे मिल जाएगा, वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो, सिलेबस देख सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे चैनल पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें, अलग सर का जो ये विज़न है कि फ्री एजुकेशन, एफोर्डेबल एजुकेशन, उसके थ्रू भी आपके पास सीयूटी की सारी इन्फॉर्मेशन, बुक्स हो गई, चाहे मॉड्यूल्स हो गए, या जो भी आपको प्रिपरेशन करना है, वो सब कुछ मिल जाएगा। बस अब आपकी बारी है। अब आप बोर्ड्स दे के आ चुके हो, आप जेई का एक अटेम्प्ट दे चुके हो, आप डिसाइड कर चुके हो, तो साइड बाय साइड आपको इस एग्ज़ाम को कैसे लेना है आप बता सकते हो, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा। आप बताएंगे कि आपको सीयूटी के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और भी कुछ रहता है कन्फ्यूजन, तो बता सकते हो। हम लोग उसको अगले पॉडकास्ट में या अगले किसी सीरीज़ में आपको ज़रूर आपके सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। ओके, तो अच्छा लगा बच्चा आप लोगों से मिलके, ठीक है ना। इस पॉडकास्ट को सुनने वाले अगर पेरेंट्स भी हैं तो उनके लिए भी है ये पॉडकास्ट, उनके लिए भी था। आप अपने बच्चे को सही से गाइड कीजिए और उसको इस एग्ज़ाम के लिए बताइए। आप आसपास भी बता सकते हैं, बच्चे भी अपने दोस्तों को ये शेयर करो, क्योंकि जितना हो सकता है ये अवेयरनेस आनी चाहिए, इस एग्ज़ाम की वैल्यू सबको पता चलनी चाहिए। ओके, तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सीयूटी क्लियर करते रहिए।